हे हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए 70th पीपीएससी इतिहास में सबसे बड़ा पेपर कंडक्ट करने जा रही है। आप सबको पता होगा काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, 2000 वैकेंसी। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जब पढ़ रहे हो ना बीपीएससी के लिए, तो आपके पास तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो। उसमें से कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे करंट अफेयर्स आप 1 साल का पढ़ रहे हो, उसमें से क्या पूछा जाएगा। वन लाइनर तो चलो आप पढ़ लोगे, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जहाँ से वन लाइनर पढ़ लोगे, पर इन डेप्थ एनालिसिस भी कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो वैसे कुछ समर्थ सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसके वन लाइनर्स तो आपको पता ही होने चाहिए, साथ में इन डेप्थ जो और पूछ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता है तो। क्योंकि 69 बीपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, आप ये एनालाइज कर सकते हो कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था पहले के बीपीएससी के लेवल से, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था, ऑप्शंस के अंदर 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दे दिए थे। अब आप डीप नॉलेज जब तक नहीं रहेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो सामर्थ्य सीरीज के अंदर हम ऐसे कोशिश करेंगे कि कम से कम 500 ऐसे करंट अफेयर्स या 200-400 करंट अफेयर्स ऐसे निकाले जाएं जिसके इन डेप्थ एनालिसिस आपको पता होने बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे सामर्थ्य सीरीज के अंदर एक एक करके। तो ये बेसिकली वन लाइनर से ऊपर वाली सीरीज होनी है। मैं पूरा रिसर्च करके लाऊंगा। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ये देखना बहुत जरूरी है कि आप इससे कितना बेनिफिट उठा पाते हो। ठीक है, एक बड़ा अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है ना, वो बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी। आप लोग अगर न्यूज को फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों ने सुना होगा हम्बोल्ट ग्लेशियर काफी ज्यादा न्यूज में है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है वन लाइनर कि अब ग्लेशियर मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। मुख्यतः किसी देश में है। ऑप्शन होगा वेनेजुएला, फ्रांस, अर्जेंटीना और कनाडा। अब वन लाइनर्स वाले बच्चे इसको याद करके चले जाएंगे कि आंसर क्या होगा भैया, वेनेजुएला। ठीक है, आंसर वेनेजुएला है। पर इसमें से अगर स्टेटमेंट अच्छा करता है, स्टेटमेंट वाइज सवाल देगा तो क्या क्या देगा उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या है इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का। हाउ डिड वेनेजुएलाज हम्बोल्ट ग्लेशियर्स रिंग टू एन आइस फील्ड। डाउन टू अर्थ की एक मैगजीन है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर आज के जमाने में अब है ही नहीं। दिस ग्लेशियर मतलब खत्म हो चुका है, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये ग्लेशियर एक आइस फील्ड बन गया है, एक जब बर्फ की पूरी खेत बन गई। मैं सिंपली कहूं तो ग्लेशियर बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा लेवल होता है उसका। आइस फील्ड एक सिंपल सा क्या हो गया, चपटा हो गया, मान लो मैं सिंपली ऐसे कहूं। क्यों, क्या कारण है? तो कहा जाता है कि वेनेजुएला आज के मॉडर्न टाइम में पहला ऐसा नेशन है जिसने अपने देश के सारे ग्लेशियर्स खो दिए। 6 ग्लेशियर्स थे करेक्ट, इनके पास बहुत बड़े बड़े, वो सारे ग्लेशियर से भारत में भी है ना, खतलिंग ग्लेशियर है, हिमाद्री है, यमुनोत्री है, सब क्या है ग्लेशियर्स ही तो है। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जानते होंगे, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती है। तो ग्लेशियर के लॉस्ट होने से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखेंगे कि इसके पास हम्बोल्ट या इसको ला कोरोना बोलते हैं उस देश के लैंग्वेज में, अपने वेनेजुएला के लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला भी मैं बताऊंगा एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है, वहां पे इतना छोटा हो चुका है कि इसको अब हम ग्लेशियर बोल ही नहीं सकते। इस पर्टिकुलर जो ग्लेशियर था अब इतना छोटा हो चुका है कि इसको आइस फील्ड में बदल दिया गया। इसका नाम क्या हो गया, आइस फील्ड हो गया है। मतलब बेसिकली अब ये आइस फील्ड हो चुका है, ग्लेशियर नहीं रहा है ये। तो वेनेजुएला आज के जमाने का पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश के सारे ग्लेशियर्स खो दिए। आगे पॉइंट समझिएगा कि हम्बोल्ट ग्लेशियर 2 हेक्टेयर से भी कम हो गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स की जियोलॉजिकल सर्वे कहती है कि कम से कम 10 हेक्टेयर तो होना ही चाहिए अगर हमको किसी को ग्लेशियर बोलना है तो। एरिया वाइज मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल उठा करके दे देंगे कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ऑप्शन में बना करके दे देंगे। वैसे वन लाइनर तो इसमें नहीं पूछेंगे, ये आपको स्टेटमेंट में पूछ के दे देंगे कि हाँ भाई बताओ हम्बोल्ट ग्लेशियर को क्यों कह रहे हैं। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सीरीज वन लाइनर से ऊपर वाली है जिसमें इन डेप्थ की बात करेंगे हम लोग। तो आपको ला कोरोना भी पता होना चाहिए। और एंडीज, देखिए एंडीज क्या है, एंडीज माउंटेन जो पर्वत श्रृंखला है वो इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा ये आपको साउथ अमेरिका का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप, जहां ब्राजील बहुत बड़ा देश है, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। अर्जेंटीना आप लोग जानते होंगे, लियोनेल मेसी के नाम से बहुत फेमस है। चिली में दुनिया का बहुत बड़ा एक डेजर्ट है, वहां पे अटाकामा डेजर्ट इस एरिया में अप्लाई करता है, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वेनेजुएला पॉलिटिकली यहाँ पे है और फिजिकली उसका मैं बताऊं तो ये मैप है जो भी, उसमें जो पहले हम्बोल्ट ग्लेशियर हुआ करता था वो अब खत्म हो चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप जब मैप हमने खोल लिया तो कुछ और बात कर लेते हैं। बोलीविया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड है।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक बार देख लो, कोलंबिया हो गया, गुयाना हो गया, ब्राजील है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, देश क्या है, बेसिकली फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रेंच गिनी। फ्रेंच मतलब फ्रेंच गुयाना बोलते हैं इसको बेसिकली। फ्रेंच गुयाना से ही बहुत बड़े बड़े जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जीसैट सैटेलाइट जो होती है भारत की, वो हम लॉन्च करते हैं वहाँ पे। बहुत ही फेमस एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वहाँ पे, बात करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है इस मैप से, जो इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसमें बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हो, गुजर रहा होगा आपसे, आप मतलब ये क्या नाम इस मैप में देख रहे होगे आप, तो ब्राजील से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर। तो ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से इक्वेटर भी गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। इतना बड़ा देश है, आप समझ लो कितना बड़ा देश है यहाँ पे। और हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ मैजेलान दिख रहा होगा। मैजेलान स्टेट बहुत बड़ा एक वो था, मैजेलान क्या बोलते हैं उसको, वॉयेजर था, समुद्र में निकल जाता था। ये साउथ पैसिफिक को साउथ अटलांटिक से जोड़ता है। यूपीएससी सीडीएस का सवाल है ये कि ट्रॉपिक ऑफ जो सॉरी ये स्टेट ऑफ मैजेलान है ना, वो किसको किसको जोड़ता है। तो पैसिफिक और अटलांटिक तो चलो बच्चे याद रखते हैं, साउथ पैसिफिक और साउथ अटलांटिक आपको ये भी याद रखना है, चिले अर्जेंटीना के बॉर्डर एरिया में आपको मिल जाएगा ये। उसके अलावा फाल्कलैंड आइलैंड यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी और अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के फाइट भी रहती है। तो ये सारी कुछ जानकारियां थी जो आपको पता होना चाहिए। और एंडीज माउंटेन जैसे आपको दिख रही है ना, ये मतलब क्या साउथ अमेरिका में, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा है, वहाँ पे आपको रॉकीज दिख जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में। अमेजॉन बेसिन से आप लोग वाकिफ होंगे, आप लोग जानते होंगे अमेजॉन बेसिन के बारे में। गैलापागोस आइलैंड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो गैलापागोस आइलैंड वैसे तो बेसिकली बोला जाए तो पैसिफिक में है, पर है किस देश की ये पार्ट, इसको याद रखना है, इक्वाडोर का पार्ट है ये, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये कि इक्वाडोर का पार्ट कौन सा है, गैलापागोस आइलैंड। ये सारी बातें होंगी, आगे चलते कुछ और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से अंटार्कटिका बहुत पास पड़ती है, तो चिले से ना काफ़ी पास पड़ते हैं अंटार्कटिका। और कुछ जानकारी देख लेते हैं सामर्थ्य सीरीज के अंदर। पेरूवियन और हम्बोल्ट कोल्ड करंट भी है ये। अगर मैं सिंपली कहूँ कि हम्बोल्ट, तो चलो आपको मैंने ग्लेशियर बता दिया, इस नाम से एक कोल्ड करंट भी बहती है। कोल्ड करंट कुछ नहीं होता, कोल्ड करंट और वार्म करंट नाम के दो बहुत बड़े बड़े लेवल पे जब समुद्र में हवाएं चलती है ना, जिसमें पानी होता है, तो मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि जब हवा समुद्र में चल रही हो उसको करंट का नाम दिया जाता है। तो उसमें कुछ वार्म करंट होता है, कुछ कोल्ड करंट होता है। अगर आप ध्यान से देखो, इधर आपको क्या दिख रहा है, अंटार्कटिका। अब जो हवाएं मान लो अंटार्कटिका से आएंगी, अंटार्कटिका की तरफ से आएंगी, वो ठंडी आएंगी, ऑब्वियस है। तो इधर से जो हवाएं चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट। और ज्यादातर जो इधर से आती हैं वो मतलब वैसे तो आर्कटिक है इधर, तो आर्कटिक से भी ठंडी आती है, कुछ यहाँ से मुड़ जाती हैं। देखो इक्वेटर के पास इधर से, जैसे एक ब्राजीलियन करंट करके बहुत फेमस है, वार्म करंट है, इधर से जो आती है क्या नाम है, आर्कटिक की तरफ से, वो भी ठंडी होती है। तो हम्बोल्ट करंट आपको याद रखना है, एक ब्राजील की तरफ, सॉरी ये क्या नाम है, पेरू की तरफ बहती है ये हवा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट। और यही कोल्ड करंट वजह है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डेजर्ट आपको चिली में मिलता है, अटकामा डेजर्ट। अब कोल्ड करंट क्या हो रहा है, मान लो इधर ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, जहां हवा ठंडी बहेगी वहां पे बारिश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हवा ठंडी है और ठंडी हवाएं उड़ती नहीं है, एक्सपैंड नहीं करती हैं, गर्म हवाएं एक्सपैंड करती हैं। अगर मान लो गर्म हवा रहती तो एक्सपैंड करती, ऊपर जाती, तो जगह नीचे स्पेस बनता, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती तो बारिश होती। मैं सिंपली एक जनरल आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे कोल्ड करंट ऑलरेडी बह रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए बारिश नहीं होती, इसलिए आपको चिली पेरू के साइड में क्या मिल जाएगा, अटकामा डेजर्ट। आपको याद रखना है सारी बातें, ठीक है। तो हम्बोल्ट के नाम से क्या है, कोल्ड करंट भी बहती है जो पेरू के किनारे पे बहती है। आगे बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट जर्मन साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इस करंट का नाम दिया गया, हम्बोल्ट करंट का। ब्राजील जहां से आपको मैंने बताया दोनों पास करते, बोलीविया और पराग्वे। सबसे छोटा कंट्री कौन है साउथ अमेरिका का, आपको याद रखना है, सदर्न अमेरिका का, वो है स्मॉलेस्ट कंट्री सूरीनाम। अभी उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट घूमते रहते हैं, काफी बहुत न्यूज में रहते हैं वहां के, ठीक है। ये फ्रेंच गुयाना से आपका जो नाम है कोरोरू लॉन्च साइट है, जहां से हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हो 1933 का, वो भी न्यूज में आ जाता है। क्यों, ये उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, ठीक है। बहुत फुटबॉल लविंग कॉन्टिनेंट है ये, यहाँ बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे नेमार मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो आप, अर्जेंटीना से लियोनेल मेसी है, उरुग्वे से भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो बहुत फुटबॉल लविंग कंट्री है ये। अब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे। अब ये न्यूज़ में क्यों, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ स्टेट। पैलेस्तीन को, जो फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट, भारत मतलब एक आज़ाद देश के रूप में कितने यूरोपियन कंट्री ने या फिर रिसेंटली किसने रिकॉग्नाइज किया है। ऑप्शन है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन या सबने करा है। अब ये
वन लाइनर हो गया, चलो आपने बोल दिया, 4 देशों पढ़ लिया आपने कि चलो भाई नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन और अभी स्लोवेनिया ने भी कर लिया रिसेंटली 2024 में जून के अंदर, तो आपने पढ़ लिया 4। इन डेप्थ क्या पूछेंगे, इन डेप्थ पूछेंगे कि भाई किस कन्वेंशन से रेगुलेट होता है, क्या नाम है कन्वेंशन का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ऑप्शन दे देंगे। अगर पेपर अच्छा करेंगे ना तो बहुत इसी तरीके के सवाल पूछेंगे। अगर आपको पसंद है सीरीज तो बताना आप, है ना, तो मैं आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी देख लेते हैं जो काम की चीज हमारी। स्लोवेनिया ने भी इन तीनों के अलावा, स्लोवेनिया चौथा भी रिसेंटली बना, वैसे तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है लेकिन स्लोवेनिया अभी न्यूज में आ गई थी। और ये 3 देश जिन्होंने भी रिसेंटली इजराइल के बॉम्ब अटैक्स के बाद, गाजा में जो काफी ज्यादा इजराइल बॉम्ब अटैक्स करे हैं, उसके बाद जाकर के इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। इंडिया ने 1988 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। वैसे तो 147 देशों ने, जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज हैं, 147 देशों ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933 में आया था, जिसने बताया कि कब हम क्या क्राइटेरिया, जैसे क्राइटेरियाज बाद में ऐड किए गए थे, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये देश आज़ाद है, या फिर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। आपने न्यूज़ सुना होगा, एक कैलाश करके किसी ने देश बनाया था, भारत से वो चला गया, वो बाबा था कुछ, वो चला गया यहाँ से, उसने एक बनाया था, है ना, ही इज ऑन रन, और उसके पीछे हमारी जो एजेंसी है वो लगी हुई, आपने सुना होगा। वो कहाँ पे, अमेरिका के आसपास या उधर पैसिफिक में जाकर के बना लिया, तो उसको रिकॉग्नाइज थोड़ी ना किसी ने करा है। कोई जाके, मैं कल को कह दूं कि मैंने एक देश बना दिया, तो उसके एक पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देख लो। परमानेंट पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन होगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं है, तो उसको नहीं बोल सकते। तो 4 क्राइटेरिया उसमें क्या है, परमानेंट पॉपुलेशन। ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी नहीं है या जरूरी है, जो भी है। तो पहला परमानेंट पॉपुलेशन पढ़ लिया हमने। डिफाइंड टेरिटरी, एक जगह होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये मेरा टेरिटरी है, इतना बड़ा हमने मैप बना दिया, दिस इज माई टेरिटरी, ये मेरा देश है, कुछ तो होना चाहिए। गवर्नमेंट होनी चाहिए एक। उसके अलावा कैपेसिटी टू इंटर इन रिलेशंस विद अनदर स्टेट, आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी और देश के साथ जाकर के क्या कर सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट बनी थी, जब शुरू में 1999 में 2000 में बहुत ज़्यादा जब वो अपने उस लेवल पे था, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कहता था दुनिया से कि यार मुझे रिकॉग्नाइज कर लो, मेरे गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करो। क्यों? उसको भी पता जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो दुनिया उसको सपोर्ट ही नहीं करेगी, कोई मान के नहीं चल रहा कि वहां पे कुछ है। ये सारी बातें, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि मुझे, मेरे देश को क्या किया जाए, रिकॉग्निशन मिले, लोग पहचाने। ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच डेट हैज बीन, ये भाई बीबीआई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डेट हैज बीन चोजन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर ईच ईयर रिसेंटली बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में किस तिथि को, जो मरखौर है उसके लिए हम बोल दिए कि आज से इस तिथि को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मरखौर बनाएंगे। मरखौर क्या होता है पढ़ाऊंगा मैं आपको। 20 जून को, 24 मई को, 13 सितंबर या 19 अक्टूबर। तो 24 मई इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मरखौर क्या होता है उसके बारे में जानिए। इंटरनेशनल डे ऑफ मरखौर 24 में यूनाइटेड नेशंस का स्लाइड आपको दिख रहा होगा। मरखौर एक वाइल्ड गॉट है, जंगली बकरी बोल सकते हैं इसको, जो इस तरह का दिखता है। इंडिजिनस टू द माउंटेनियस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया। सेंट्रल एशिया में जैसे कजाकिस्तान वगैरह का जो रीजन है, जो 5 स्थान वाला रीजन है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में फैक्ट मैं आपको बहुत पहले ही बताया हूँ, बार बार बताता हूँ। उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन 2 ऐसे देश हैं दुनिया में जो डबली लैंड लॉक्ड हैं। मतलब लैंड लॉक्ड मतलब क्या होता है कि जैसे एक कंट्री है, इसके चारों तरफ एक कंट्री है, अब इसका समुद्र के साथ एक्सेस है पर इस कंट्री का समुद्र के साथ एक्सेस नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंट्री लैंड लॉक्ड। इसका समंदर के साथ कोई एक्सेस नहीं। जैसे नेपाल के आसपास में कोई समंदर नहीं। भारत लैंड लॉक्ड नहीं, भारत में दुनिया भर के समंदर है, 2 हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो नेपाल हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड। ये तो चलो मैंने आपको बताया बोलीविया, और अभी मैंने आपको पराग्वे भी बताया, वो लैंड लॉक्ड है। एक होता है डबली लैंड लॉक्ड। ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, ये तो लैंड लॉक्ड नहीं, ये जिस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो सारे के सारे लैंड लॉक्ड है। मतलब मैं तो हूं ही, मेरे चारों तरफ के जितने देश हैं जिनके साथ मैं बॉर्डर शेयर करता हूं वो सबके सब लैंड लॉक्ड हैं। उज्बेकिस्तान को अगर आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान के चारों तरफ जितने देश हैं ना, वो सबके सब लैंड लॉक्ड हैं। तो आप पूछोगे सर कि कैस्पियन सी तो सी है। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा तालाब है एक तरीके से, वो उसको सी नहीं बोलते, वो चारों वो पैक है, वो समंदर भी ऐसा है कि वो खुद ही चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है। तो जो खुद ही चारों तरफ से देश से घिरा उसको समंदर कैसे बोल सकते हो? तो उसको समंदर कंसीडर भी नहीं किया जाता। कैस्पियन सी नाम है पर उसको सी नहीं कंसीडर किया जाता, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वहां पे उज्बेकिस्तान डबली लैंड लॉक्ड है। कि लिंचेस्टाइन भी एक ऐसा देश है जो डबली लैंड लॉक्ड। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंडिजिनस होता है ये वाइल्ड गोट, जिसको बोलते हैं मरखौर। इंडिया में आपको कहां मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, सुन लीजिए। देखिए आइकॉनिक मरखौर, पहले तो बता दूं नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, क्या पता पूछ लें, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए,
पर पूछ भी सकते हैं। मरखौर का साइंटिफिक नेम क्या है? कैपरा फॉल्कोनेरी, एक आइकॉनिक और इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट स्पीसीज जो आपको अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रीजन्स में आपको मिल जाएंगे। और ये हैबिटेट लॉस, बहुत सारा इसका हैबिटेट लॉस हो रहा था, ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं पर इनका हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, पोचिंग हो रही थी, इसकी वजह से इनको खत्म, ये मतलब खत्म होने के कगार पे थे। IUCN आपको याद रखने का स्टेटस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 में इनको नियर थ्रेटेंड में, ये लगभग थ्रेटेंड हैं ऐसे स्टेटस में इनको 2014 में IUCN ने रखा था। लेकिन भारत में शेड्यूल 1 में आता है, ये सबसे हाईली प्रोटेक्टिव जो हमारा ग्रुप है उसमें आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। उसके अलावा अपेंडिक्स 1 है जो आपको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा जो 1992 से उसमें हमने रख रखा है। तो मरखौर का एरिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये लगभग ये सारे फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5700 मरखौर्स पूरी दुनिया में अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बताऊं अप्रोक्सीमेट नंबर तो आपको दिख जाएगा। लार्जेस्ट माउंटेन गोट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतीय बकरी बोलते हैं इसको, वाइल्ड गोट, जो भारत के जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा। 2 खास करके जैसे काजीनाग नेशनल पार्क है और जो हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां आपको मिल जाएगा, बांदीपुर साइड में है ये, ठीक है, बारामूला साइड में, वहां मिल जाएगा। WTI प्रोजेक्ट है जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका एक प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर मरखौर रिकवरी प्रोजेक्ट 2005 से है। अगर यही सिंपली पूछ सकते हैं कि कश्मीर मरखौर रिकवरी प्रोजेक्ट 2005 से कौन चला रही है, कौन सी एजेंसी, तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। शेड्यूल्ड 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्ड 1 में प्रोटेक्टेड है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं वन लाइनर्स के अलावा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज़? बहुत रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगता है, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं तब जाके कुछ काम की चीज़ निकल पाता है, ठीक है। तो आपको जितने आसानी से मिल रहा है ना उतना आसानी से मुझे नहीं मिलता, मुझे खुद को बहुत रिसर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लाने से पहले, ठीक है। देखिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है UPSC स्क्रीनशॉट्स करके, यहाँ पे अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे डेली करीब करीब 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराता हूँ BPSC के लिए। उसके अलावा दिन भर आपको तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एक बार आप विजिट करना। अगर आप ट्विटर पे हो तो आप जरूर विजिट करो, अगर नहीं हो तब भी आप ट्विटर पे ढंग की चीजों को फॉलो करने के लिए आप ट्विटर ID चला सकते हो। तो अगर आप अच्छी चीजों को फॉलो करोगे तो ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप तैयारी को अच्छा कर सकते हो। तो UPSC स्क्रीनशॉट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैं कैसे उस पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अच्छा लगेगा। ये टेलीग्राम चैनल जिसपे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए रखे हैं, पहले भी अभी भी कराते रहता हूँ, तो आप इन चीजों को फॉलो करिएगा। अब यूनाइटेड नेशंस का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 किसके लीडरशिप में हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला यही है कि भाई पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस साल हुआ? 2024 में। किसके द्वारा हुआ? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। पर लीडरशिप कौन था, कौन लीडरशिप कर रहा था इसका, उसका क्वेश्चन है आपसे। इंडिया ने करा था, जापान ने करा था, जर्मनी या ब्राजील, किसने करा था? किसके लीडरशिप में जो पॉइंट है, ये जो हमने नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो करके कॉन्फ्रेंस चलाया है, वो किसके लीडरशिप में हुआ था? आंसर होगा इंडिया। एक चीज अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चारों को बोलते हैं G4 कंट्रीज, ग्रुप 4 कंट्रीज। ये वो देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सबसे ज्यादा छाप छोड़ चुके हैं, जिनके यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इनको पूरी दुनिया लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया कि वो 4 देश हैं। अपार्ट फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी 1-2 देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, अल्जीरिया है, जिनको भी बात चल रही है। उसके अलावा इंडिया, जापान और जर्मनी और ब्राजील में से कोई ना कोई एक देश बहुत जल्दी आपको रिफॉर्म्स होगा तो दिख जाएगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो ये चारों देश को G4 बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सा मेंबर G4 का नहीं है, भी आपसे कई बार पूछ लेंगे भी एग्जाम में। अब भारत के लीडरशिप में टू हार्नेस द टेक्नोलॉजी टू प्रोपेल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का ये जो पहला हमारा क्या नाम था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 में न्यूयॉर्क में हुआ था रिसेंटली। किनके द्वारा हुआ था? रुचिरा कंबोज जी के द्वारा। तो रुचिरा कंबोज पहले हमारे देश के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, अभी नहीं है। अभी कौन है? पार्वथेनी हरीश, सितंबर 1, 2024 से। आपसे सिंपल पूछ सकते हैं कि पार्वथेनी हरीश ने किस दिन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मतलब यूनाइटेड नेशंस में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपना जो है वो कार्यभार संभाला है? तो 1 सितंबर 2024 आपको याद रखना है। कहां पे? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट ग्राउंड ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव अ हाइब्रिड पिच टेक्निक। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने वैसे भी न्यूज, जिसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा उसने इसके बारे में जानकारी रखी होगी। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा क्रिकेट मैदान हाइब्रिड पिच तकनीक वाला पहला मैदान बन गया है? धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड ग्वालियर में, जहां भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश को हराया कल ही, आज, हाँ, राजकोट में या इंदौर में, कौन सा? तो आप लोग आंसर लगा दो कि भैया धर्मशाला में है, ठीक है। मेरा मुद्दा ये नहीं था, धर्मशाला तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, आपको याद भी हो जाएगा, रट भी लोगे। पॉइंट क्या हमें याद रखना है? पॉइंट हमें याद रखा है कि भारत का पहला हाइब्रिड पिच
जो है वो धर्मशाला में इन्वेल हुआ है, जो क्रिकेट को रिवोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा भारत के अंदर। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी इससे जो है हमारा क्रिकेट ग्राउंड का, और प्लेबिलिटी, खेलने की कंसिस्टेंसी और जो कंडीशन हो, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या बनाया, हाइब्रिड पिच टेक्निक बनाया धर्मशाला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसमें जो टेक्निक यूज हुई थी उसमें एक चीज़ याद रखना है कि एक सिस्टम यूज हो रहा था, उसका बोलते हैं यूनिवर्सल मशीन। ये पूछ सकते हैं कि अभी यूनिवर्सल मशीन रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज़ से रिलेटेड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सीरीज हेल्पफुल होगी काफ़ी, उन वीडियोज़ के अलावा, उन चैनल्स के अलावा जो वन लाइनर्स आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, नहीं वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये सामर्थ्य सीरीज आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि आप इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ पाओ, ठीक है। तो यूनिवर्सल मशीन धर्मशाला के अंदर हाइब्रिड सरफेस को बनाने के लिए यूज किया गया था, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यूज होता रहता है। उसके अलावा आपको कई जगह पे फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रखा है, जिसमें नेचुरल टर्फ जो है ही उसमें कुछ परसेंटेज जो पॉलीमर फाइबर का है ना, वो इंक्लूड कर दिया जाता है। आपको पढ़ाने का क्वेश्चन देने का मतलब यही था मेरा कि 95% तो नेचुरल ग्रास है, उसमें 5% सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर यूज करके ये हाइब्रिड पिच टेक्निक हमने बनाया धर्मशाला के अंदर। ये 5% आपको याद रखना है, ठीक है। पिच की कंडीशन अच्छी हो जाती है, खेलने की मतलब जो कंडीशंस होते हैं वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, तो ये बेनिफिट्स है। तो आपको याद रखना 95% ऑफ नेचुरल फाइबर, देन 5% ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए यूपीएससी स्क्रीनशॉट में मैं सामर्थ्य सीरीज में मैंने देखो ट्वीट कर रखा हूँ, मेरा आईडी आपको दिख जाएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन कराया था मैंने, कौन सा पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा विजहिंजम पोर्ट, ठीक है। विजहिंजम पोर्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सुपर डुपर स्लाइड है ये। तो विजहिंजम पोर्ट केरला के अंदर है, जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। अब उसके अंदर क्या क्या बातें पूछ सकता है, वो सारी बातें मैंने इसमें क्या कर रखी है, कराई थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि आपको ये चीज पढ़ना चाहिए। आपको यहां से फॉलो करोगे ना तो आपको तमाम सारी चीजें दिखेंगी। भारत में 75% जो पहले तो ये जान लो कि ट्रांसशिपमेंट शिप होता क्या है। ट्रांसशिपमेंट शिप होता है जहां पे समंदर में कोई जहाज आया, बहुत सारा कार्गो लेके, मेरा पोर्ट है यहाँ पे, दूसरा उसने ट्रांसफर कर दिया अपना जहाज का सारा सामान किसी और जहाज को, ये जहाज यहाँ से चल दिया। फिर जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, अगर इजराइल, चलो अभी न्यूज़ में इजराइल से कोई जहाज आया, वो श्रीलंका के पोर्ट पे आया, वहाँ से उसने अपना सारा सामान ट्रांसफर कर दिया, फिर वो वहाँ से कहाँ चला गया, वो सेम जहाज, दूसरा जहाज मतलब कार्गो लेकर के कहाँ चला गया, जापान चला गया। अब एक जहाज इजराइल से जापान नहीं जा सकता, तो चलो 2 जहाज चले गए, 3 जहाज चले गए। तो जिस पोर्ट पे ट्रांसफर ऑफ कार्गो होता है उसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। भारत में पहले ऐसा बहुत कम होता था, भारत में था ही नहीं कोई पोर्ट, तो विजहिंजम पोर्ट केरला में पहला बना है। डीप सी पोर्ट भी है ये केरला के अंदर, जो अडानी पोर्ट्स एंड एसीजी कंट्रोल करता है। इसको वे भी याद रखना है कि कौन सा एजेंसी है जो कंट्रोल करता है। पहला जहाज कौन था जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना, सी फर्नांडो करके एक पहला कंटेनर आया था विजहिंजम पोर्ट पे, जिसने वजह से उसने ट्रांसफर करा अपना जहाज का सामान दूसरे जहाज में, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया, वो तो ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। सिंगापुर बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। सिंगापुर का लोकेशन अगर आप देखोगे ना, स्टेट ऑफ मलक्का के पास है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है सिंगापुर, इसलिए बहुत अमीर है वो, क्योंकि वहाँ पे पोर्टिंग सिस्टम उसका बहुत गजब है, मतलब बहुत ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भारत का जो 75% कार्गो होता था ना पहले, वो श्रीलंका में होता था। श्रीलंका में बेसिकली मैं कहूँ तो सिंगापुर में होता था, उसके अलावा कुछ यूएई में हो जाता था। लेकिन 45% जो करीब करीब था भारत का ह्यूज अमाउंट जो था, वो श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट के पास जो था वहीं पे होता था। 25% जो चलो हम आपस में कहीं कर भी लेते थे, वो ये सारी बातें आपको मैंने इस पूरे चीज़ों पे बता रखी है कि भारत में मेजर पोर्ट कितना है, 13 है। भारत का पहला ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट पोर्ट कौन सा है, बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में। ये सारी बातें आपको दिख जाएंगी। अभी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आया था 2023 में, उसमें भारत के 9 पोर्ट्स ऐसे हैं जो टॉप 10 में, टॉप 100 में बेसिकली। वाइजैक सबसे ऊपर था 19th रैंक पे। उसके अलावा इस एरिया में अगर आपको दिखोगे तो मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 को लेकर के हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सारी बातें मैंने हमें पढ़ा रखी थी, मैंने बताया था। ये सामर्थ्य सीरीज के अंदर आपको दिखेगा, जहां पे इन डेप्थ एनालिसिस एक एक चीज कि कहाँ पे लोकेशन है, क्यों लोकेशन चूज किया गया, क्योंकि इसके नेचुरल ड्रिफ्ट जो है वो 20 मीटर से ज़्यादा है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। इसमें जावेल अली पोर्ट दुबई का इस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सिंगापुर पोर्ट बहुत फेमस है इन चीज़ों के लिए। ऐसा ही कुछ और पोर्ट हम बनाने वाले हैं, कोचीन पोर्ट, फिर गैलाथिया बीच, ग्रेट निकोबार आइलैंड, वहाँ पे भी अभी देखो ग्रेट निकोबार, क्योंकि सोमपेन ट्राइब है यहाँ पे एक रहता है, उसने पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर वोट करा है, 7 मेंबर्स ने। उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्वेश्चन मैंने करा दिया था, पर मैं आपको उसके आने वाली सीरीज में बताऊंगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें कि हाँ भैया आप मुझे 100-200 करंट अफेयर्स तो कम से कम अच्छे वाले करा दो इन डेप्थ, ताकि 2-3 क्वेश्चन ही अगर आ जाते हैं डायरेक्ट ऑप्शंस में, अगर आपके आंसर सही हो जाते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आप सोचो। ठीक है, 3 नंबर मतलब आप समझ लो कम से कम 4 नंबर बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है अगर आप अटेम्प्ट करोगे। तो ये सारी बेनिफिट के साथ अगर मेरा वीडियो देखोगे तो आपको मजा आएगा।
ठीक है, आइए क्वेश्चन नोट करते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसा है जो अभी लेटेस्ट बना है जिसने अपना रेटिफिकेशन दिया है, गो अहेड दिया है बिम्स्टेक चार्टर को। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, कौन ऐसा देश बना जिसने अभी रिसेंटली कहा कि ठीक है आज से हम भी बिम्स्टेक चार्टर को मानते हैं, रेटिफाई करते हैं, गो अहेड दे रहे हैं, चलो जाओ आज से मान लिया। वो आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीजों का। ये 20 मई 2024 आपको याद रखना है कि जिस दिन से बिम्स्टेक चार्टर ना फोर्स में आया है। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे क्योंकि जयशंकर साहब ने ट्वीट किया था प्रॉपर कि किस दिन से बिम्स्टेक चार्टर जो है वो हमारा फोर्स में आया है, तो आपका आंसर क्या हो गया 20 मई। अभी मैंने आपको 24 मई बताया इंटरनेशनल डे ऑफ मार्क, 20 मई आपको याद रखना है क्या है, बिम्स्टेक चार्टर फोर्स में आया था। अब बिम्स्टेक क्या है देख लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भाई ये भी याद रख लेना, ये पूछ रखा है एग्जाम्स में कि भाई ई स्टैंड फॉर व्हाट, ए स्टैंड फॉर व्हाट, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए पेपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप, लेवल 10, लेवल 9, लेवल 4, बड़े लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास थोड़ा अच्छा लेवल होना बहुत जरूरी है। तो बिम्स्टेक चार्टर 5वां जो हमारा बिम्स्टेक समिट हुआ था ना कोलंबो श्रीलंका 2022 में, वहां पे हमने साइन किया था सब लोगों ने, जब मैं बताऊंगा उन लोगों ने बोला कि एक चार्टर है जिसको हम लोगों ने मान लिया आज से 22 में, साइन कर लिया। पर रेटिफिकेशन देखो, साइन करना किसी को प्रपोज करने के जैसा है कि चलो हमने प्रपोज कर लिया, एक्सेप्टेंस मतलब रेटिफिकेशन हो गया कि चलो आज से हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, वो कि चलो आज से हम दोनों डेवलप कर लिए, चलो आज से हम लोग रिश्ते में, वैसा हो गया बिम्स्टेक चार्टर भी। साइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, रेटिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो रेटिफिकेशन होता है कि हम चलो आज हमने मान लिया भाई, आज से साइन भी हो गया, रेटिफाई भी हो गया, गो अहेड। तो बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज भाई कई बार पूछ देते हैं बिम्स्टेक में कितना % पॉपुलेशन भारत पूरे दुनिया का है, कितना % इकोनॉमी है, ये सब पूछते हैं कई बार, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा बिम्स्टेक के बारे में, फिर उसके अलावा ब्रिक्स के बारे में, G20 के बारे में, G4 के बारे में भी बता दूंगा आने वाले समय में। तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक बना था। बैंकॉक डिक्लेरेशन पूछ देंगे किससे रिलेटेड है, तो बिम्स्टेक से रिलेटेड है। जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स याद रखिएगा। इसको शुरू में बिस्ट ईसी बोलते थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में यह ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक कहलाना जाने लगा क्योंकि म्यांमार ने इसको 1997 में ज्वाइन किया था, फिर भूटान और नेपाल ने फरवरी 2004 में इसको ज्वाइन किया। उसके बाद हमने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, बिम्स्टेक कर दिया। 31 जुलाई 2004 को इसकी जब पहली समिट हुई थी बैंकॉक में ना बिम्स्टेक की, तब इसका हमने नाम बदल के क्या कर दिया था, बिम्स्टेक, आपको याद रखना है। 2004 में इसका नाम क्या हो गया था, नेपाल, भूटान और म्यांमार ने तो 1997 में ज्वाइन कर लिया था, भूटान और नेपाल ने 2004 में किया था। उसके बाद समिट हुई थी बैंकॉक के अंदर, पहली इसकी जो समिट थी। उसके बाद जो इस लेवल की बिम्स्टेक लेवल की जो 7 देशों की समिट हुई थी, 2004 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, बिम्स्टेक 20 ईसी से। 22% पॉपुलेशन दुनिया का रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप अपने आप में। सोच लो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया तो बड़े हो गए ना, क्या नाम है पॉपुलेशन वाले। करीब करीब $4 ट्रिलियन, $4.5 ट्रिलियन के आसपास का इसका इकोनॉमी बेस ग्रुप का। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ढाका। ठीक है, लास्ट ईयर एक सवाल आया था ना ग्रुपिंग पे, पूछ देते कितना % पॉप उनका वो है। तो ये सारी बातें देखिए, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझे आप कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, सारी चीजें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिख जाएगी, पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन अच्छा लगा, इन डेप्थ एनालिसिस अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा, जरूर हम इसके बारे में आने वाले समय में बात करेंगे और ढेर सारे हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को तैयार किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू सो मच।